फैज़ाबाद डिपो की बस सूनी सड़क पर तेजी से भाग रही थी। ड्राइवर संगीत प्रेमी लग रहा था। पुरानी फिल्मों के कर्णप्रिय गीत निरंतर बजते जा रहे थे। मधुर गीतों के बोल लड़कियां सुर में सुर मिलाकर गा रही थीं। जब बस आजमगढ़ अड्डे से खुली थी, भयंकर गर्मी से हम सभी बेहाल थे, पर अतरौलिया आते आते बादलों की गरज और बारिश की हल्की बूंदों का बरसना राहत देने लगा। बस में ड्राइवर साहब भी पूरे रोमांटिक मूड में आ चुके थे। बरसात में हमसे मिले तुम सनम, तुमसे मिले हम बरसात में गीत बज रहा था। हो भी क्यों ना, बस 1/3 महिलाओं से भरी थी, ज़्यादातर युवा लड़कियां और ड्राइवर भी हम उम्र। चढ़ते ही मनोरमा मैडम को बातों बातों में बता चुका था कि अभी ब्याह नहीं हुआ है। मनोरमा मैडम आदतन झूठा माटा सबसे अझुराती और नाता जोड़ती चलती थी। अब ड्राइवर भी उनके फुआ के गांव के नाते का निकल आया और वह बाबू बाबू कहते नहीं अघा रही थी। 11 बजने को थे। माया बार बार किसी को फ़ोन कर रही थी। मेरे बगल में बैठी माया कुछ बेचैन थी। मैं बीच की सीट पर पतिदेव द्वारा एहतियातन बैठाई गई थी कि यह जगह सुरक्षित रहेगी। लड़कियां आगे की तरफ बैठी अपनी अपनी टीम बनाकर। दरअसल हम अध्यापिकाओं का समूह लखनऊ साक्षरता भवन ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ था। हर ब्लॉक से 2 टीचर होने के कारण अच्छी खासी संख्या हो गई थी। कुछ के साथ उनके अंगरक्षक पति भी थे, जो अकेली जा रही शिक्षिकाओं को इस भाव से घूर रहे थे जैसे वह सब छुट्टी औरतें हों। अपनी बीवियों पर नकेल कसे वह एक तरफ मौन साधे बैठी लड़कियों की खुली हंसी और बिंदास बोलचाल पर कुढ़ रहे थे। बस खारी आते आते बरखा संग तेज हवा भी चलने लगी। सबने अपनी अपनी सीट से लगी खिड़की के शीशे बंद कर लिए। मेरे पीछे बैठी सबसे सीनियर मनोरमा बहन जी अचानक तेज आवाज़ में गरजी। दरअसल वह उससे नीचे के सुर लगा ही नहीं पाती थी। मेरी हेडमास्टर, बात साफ थी, मुझे ही सुना रही थी। वह गरज रही थी। मैं कह रही थी कि थोड़ी देर रुक कर आम तुड़वा लेते हैं, पर मेरा स्टाफ तो मेरी सुनता ही नहीं। अरे बरसों का अनुभव है, जिस साल आम की फसल अच्छी लगती है ये भगवान आफत ढाते हैं। चंदा बहन जी की तरफ मुखातिब होकर, देखिए बहन जी, रोज़ आनी पानी बुन्नी बरखा से तो मन ही बौरा गया है। चंदा बहन जी अर्ध निद्रा में थी। ठीक है कह रही हैं आप, कहकर उगने लगी। उनका प्रलाप चालू था। आगे बैठी नई भर्ती की अचला, जिसे उसके चंचल स्वभाव के कारण सब चंचला कहते थे, मजे लेने के लिए आकर उनकी सीट के पास खड़ी हो गई। मेरी तरफ देखकर आंखें मारते हुए उनसे बतियाने लगी। अरे मैडम, आपके कैंपस में तो 4 पेड़ आम है, खूब फल लगा है इस साल। कभी हम लोगों को भी पहुरा दे दिया करिए चाय चटनी के लिए। मैं गई थी अपने दीदी के घर तो देखा था, रास्ते में ही तो है ना आपका स्कूल। मनोरमा, लो तुम्हारी नज़र लगी थी मेरे आम को, अब पता चला। रोज़ सवेरे 10-20 ठो गिरा रहता है। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ भाई, और अचार अपने हाथ का ज़रा हमको भी चखाना। उनका अट्टहास चल रहा था। बात ये थी कि सजातीय अचला मनोरमा बहन जी को बहुत पसंद थी। उनके बेटे के साथ की बढ़ती थी। थोड़ी तेज़ थी पर कमाऊ थी। मैडम सब सहने को तैयार थी, बस बेटे को सर्व सुख देने की आकांक्षा थी। अचला भी कम न थी, खूब मज़े लेती जब मुलाकात होती। आज दोनों टकरा गई थी। प्रहसन चालू था। अचला, ऐसा है मैम, मुझे अचार तो दूध चटनी तक बनाने नहीं आता। हाँ, बना बनाया मिल जाए तो खाती बड़े प्रेम से हूँ। वह आँख मटका मटका कर कह रही थी। ये बात कोई और शिक्षिका कहती तो मनोरमा राय स्त्री सुबोधनी का पूरा ज्ञान उड़ेल देती, माँ के संस्कारों की ऐसी की तैसी कर देती। पर यह संवेदनशील मामला था। दुधारू गाय के दूल्हा तो भला। पूरी बेहयाई से हंसते हुए मनोभाव प्रकट कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे तुम्हें। अचला, रहने दीजिए मैम, आप बस आम दे दीजिए, मैं मम्मी से बनवा लूँगी। ठीक है भाई, सुर बदल गए हाथ हिलाते हुए। रहने दो, कभी गलती से हाल चाल तो लेती नहीं। आम की मंगनी ज़रूर मांगोगी। यहाँ सदाव्रत नहीं चल रहा। माधवी अपमान का घूंट पी चुप हो गई। मुझे इनकी यही आदत खलती है। 4 पेड़ लंगड़ा आम स्कूल बंद होने के बाद बच्चों से तुड़वा कर बुलेरो में लदवा उठा ले जाती और रिश्तेदारों को बांटती। थोड़ा बहुत रसोइयों को मुंह बंद करने के लिए दे देती, पर मजाल कि बाकी 2 शिक्षिकाओं को एक आम देखने को भी देती। पूछने पर पूरी बेहयाई से कह देती कि गांव वाले तोड़ कर ले गए या आंधी में सब गिर गया। बाकायदा गोरैया रखी थी। स्कूल के बगल में 2 वर्षों से बांसफोड़ जाति के लोग डेरा बनाकर रह रहे थे।
डेली का 50 रुपया देख अगुरवाती और सब आम उठाकर घर ले जाती। इनकी उपस्थिति में स्कूल में पढ़ाई कम, राजनीति का अड्डा अधिक था। ब्लॉक अध्यक्ष होने से दबंगई का आलम यह था कि ज़रा सी शिकायत करने पर सीधे कहती, जाइए बहन जी, थाने में रपट लिखा दीजिए कि मिड डे मील नहीं बनता, केला दूध नहीं बटता, स्वेटर बेच दिया, हाथ लहराकर, जाइए जाइए, देर मत करिए, और राक्षसी हंसों की तरह हंसती। मेरा जी करता कि सिर फोड़ लूँ अपना। बिहारसी से जिले तक इनका हफ्ता पहुँचता था। सब समझाते, जाने दें, कुछ नहीं होगा, हम सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक, न कोई आएगा न कोई जांच होगी। और देखते, कहते, सुनते, लड़ते मेरे 5 साल बीत गए थे इस विद्यालय में। जितना बदल सकती थी बदलाव किया। पिता की बात याद आती, अंधेरे में अपने सामर्थ्य व जलो, जितना उजाला कर सकते हो करो, वरना जीवन भर मलाल रह जाएगा। मैं कॉपी पेन बांटती तो चिढ़ कर कहती, बनाइए जज बैरिस्टर, हम भी देखते हैं कितने जने जिला जीतते हैं। बच्चे जीत रहे थे, खेल कूद सहित तमाम प्रतियोगिताओं में जिले में आगे जा रहे थे। मेरा साथ मेरी सहायक शिक्षिका खूब देती थी। थक हार कर मैडम अपनी भड़ास रसोइयों पर निकालती। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी छात्र संख्या इतनी थी कि नो एडमिशन का 2 वर्षों से बोर्ड लग रहा था। मुझे अब इन्हें झेलने की आदत लग गई थी। उनका अलाप विलाप चल रहा था। बीच बीच में मज़े ले रही लड़कियों की संवेद हंसी गूंजती। बाहर बारिश तेज हो रही थी। मौसम की नमी, माटी की सोंधी गंध और हवा के सुसराते खिड़की के शीशों को चीरते वेग मुझे लुभा रहे थे। मेरी अपनी दुनिया, मैं मगन। हम बढ़ते जा रहे थे कि ड्राइवर ने एक झटके से बस रोका। ऊँधते हुए किसी पुरुष ने पूछा, फैज़ाबाद आ गया क्या? उसने कहा, हाँ साहब, करते हुए बस से उतर गया। मेरे बगल में बैठी माया ने फिर किसी को फ़ोन लगाया। वह खासी बेचैन थी। पूरे ब्लॉक में खबर थी कि उसके पति से नहीं पटती। तलाक का मुकदमा चल रहा है और आए दिन किसी न किसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता। इस बार मैंने भी पूछ लिया कि कोई परेशानी तो नहीं। उसने नाम में गर्दन हिला दिया। 10 मिनट बाद बस चलने को हुई तो वह उठ खड़ी हुई। सर प्लीज़ बस 2 मिनट रुक जाइए, कोई आ रहा है। कंडक्टर ने पूछा, सवारी हो तो रुक जाए, 12 बज रहे हैं। वह मोबाइल में समय देख कर कह रहा था। वह दरवाजे के पास खड़ी निरंतर सड़क पर देख रही थी। एक बाइक सवार युवक बस के निकट आकर रुका। वह उतरी, दोनों में कुछ बातें हुई और वह सामान लेकर उतर गई। ड्राइवर उसे जाते देखकर कंडक्टर से व्यंग भरे लहजे में कहता है, सवारी तना मिलल, जौन रहे तवनो गैल। कंडक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि टिकट लखनऊ तक का ले चुकी थी। दोनों चुप हो गए। बस स्टेशन से आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर ने गाना फिर से बजाना शुरू कर दिया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो बहारों के से लौ जा रही थी। माया को जाते देख मनोरमा मैम का टॉन्ट मेरे कान में पड़ा। ले यहाँ से भी फुर्र हो गई। हा 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 हा, हंसते हुए बगल में बैठी अध्यापिका को टोकते हुए, ये हमेशा फरार रहती है, देखिएगा सुबह प्रकट होगी। सभी सोए सोए थे, सो किसी ने उनका जवाब नहीं दिया। जगे होते तो माया का चरित्र प्रमाण पत्र सस्ते में बट रहा होता। मैं सोच में पड़ी थी कि आखिर माया इतनी बेचैन क्यों थी। अचानक एक औरत ने बस के लगभग आगे आकर रोकने का इशारा किया। कंडक्टर ने मना करने के बावजूद ड्राइवर ने बस रोक दिया। वह नकाब लगाए थी और एक 12 साल का लड़का उसके साथ था। लड़के ने उम्र से बड़ी टी शर्ट और मटमैली नेकर पहन रखी थी। हवाई चप्पल घिसकर पतली हो चुकी थी। वह मेरी बगल में आकर बैठ गई। लड़का हम दोनों औरतों के बीच में बैठा था, चेहरे से स्वस्थ और सुंदर। मुझे देखकर मुस्कुरा उठा, बेहद प्यारी मुस्कान। आदतन मैं पूछ बैठी, आपका नाम? लड़के ने हकलाते हुए कहा, अली। बस अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बादल इधर भी जमे हुए थे। रह रह कर बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने बैग से चादर निकालकर ओढ़ लिया। सोने की कोशिश करने लगी कि कान में एक चिर परिचित आवाज़ पड़ी, नेहा। मैं चौंक उठी। वह नकाब के आगे का पर्दा सिर पर डालते मुस्कुरा रही थी। अरे तरन्नुम, तुम? मैंने खूब ध्यान से उसके चेहरे को देखकर कहा। उसकी आंखें छलक उठी। कुछ बोल ना सकी, मुंह घुमा लिया। उसकी रुलाई फूटते फूटते रह गई। गला मेरा भी भर आया था। उफ, मेरे सामने एक बेहद प्यारी सी लड़की तरन्नुम थी, जिसे देखकर कोई भी मदहोश हो जाए। बला की खूबसूरत। साथ की हर लड़की उसे देखकर यही कहती कि यार, यदि मैं लड़का होती तो तुम्हें चाहते हुए सूली पर चढ़ जाती। वह खिलखिलाकर हंसती और चल देती। वह रो रही थी और मेरे आंखों के सामने चलचित्र सा उसका पिछला जीवन स्मृतियों के झरोखे सा झाँक रहा था। पूरे 20 साल की वह लड़की मेरे बगल में बैठी थी, जिसे मैं अखबार के हर पन्ने पर तलाशती थी। वह भाग कर गई थी मुंबई हीरोइन बनने सलमान के साथ।
ठीक से याद करती हूँ, उसी साल बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। हम 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी में लगे थे। सलमान उसकी फूफी का लड़का था, बम्बई में फोटोग्राफर, बेहद स्मार्ट, लंबा चौड़ा लड़का। वह जब आता डेली बाइक से उसे स्कूल छोड़ता, खूबसूरत सलवार सूट और जूतियाँ दिलाता, स्टाइलिश हेयर कट करवाता और तरन्नुम उसकी दीवानी सी सब कुछ चाहे अनचाहे करती जाती। घर में भी सबने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। फूफी को सलीकेदार खूबसूरत बहू घर में मिल रही थी, सो खुश थी। सबको लग रहा था कि दोनों में बेपनाह मोहब्बत है। उन दोनों को पूरी छूट मिली थी। आखिर दोनों जल्द ही मियाँ बीवी बनने वाले थे। शहर के बड़े सारी व्यापारी की बेटी तरन्नुम 12 भाई बहनों में 8वें नंबर पर थी। 6 चाचाओं का परिवार, 3 मंजिली बड़ी सी कोठी में सब इकट्ठा रहते। मर्द साड़ी के व्यापार में लगे रहते। घर के नीचे का हिस्सा गद्दी और गोदाम था। उसके दादा गद्दी पर बैठते और चाचा और अब्बू माल का हिसाब देखते। लड़के मदरसे से आगे नहीं बढ़ते और लड़कियां गर्ल्स स्कूल में 12वीं तक जाते जाते ब्याह दी जाती। उसका घर घर नहीं, पूरा मोहल्ला था। बच्चों की संख्या गिनना मुश्किल। जब तक मस्जिद नहीं गिरी थी, हम हर ईद उसके घर जाते रहे। दस्तरखान पर करीने से पकवान संग कई तरह की सेवइयाँ खूबसूरत प्यालों में सजा रहती। उसकी अम्मी जिद करके हमें खिलाती और आते वक्त दादी कड़कड़ाती 2-2 की नोट थमा ईदी देते हुए कहती, हर कौम के बच्चों को खुशी बांटने से बरकत आती है। घर में 2 रुपए भी कम नहीं हुआ करते थे उन दिनों। हम चॉकलेट खाते हुए लौटते थे, जो बहुत कम खाने को मिलती थी। मंदिर मस्जिद में हम बच्चों से ईद और दशहरे की रौनक छीन ली। शहर 2 कौमों में तो बटा ही। देखते देखते हमारा देश पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, घंटा घड़ियाल, जय श्री राम, अल्लाह अकबर की गूंज में कहीं खो सा गया। जहां हम बेखौफ जी रहे थे, वहां हजार शंकाओं ने डेरा डाल दिया। खैर, ये सब चल रहा था और हमने 10वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम देना शुरू किया। आखिरी पेपर दे तरन्नुम घर नहीं लौटी। पुलिस में रिपोर्ट हुआ और अंततः पता चला कि वह सलमान के साथ बम्बई हीरोइन बनने के लिए भाग गई है। जरीना मैडम ने स्कूल खुलते लड़कियों पर चिल्लाते हुए कहा, देखना तुम लोग, जल्दी ही ज़मीन दिख जाएगी, सारा नशा काफूर हो जाएगा बेहया लड़की का। पूरे खानदान के मुंह पर कालीख मलकर निकल गई जाहिल लड़की। तर्जनी तान कर, देखना तुम लोग, यहीं आकर नाक रगड़ेगी। वह चिल्ला रही थी और हम सहमे हुए सुनते जा रहे थे। दिन गुजरते रहे और तरन्नुम एक सपना बनकर हम सबके बीच गुजरती रही। मैं हमेशा अखबार में इस उम्मीद से उसकी फ़ोटो तलाशती कि ज़रूर कहीं न कहीं कुछ तो काम मिला ही होगा। सलमान अच्छा फोटोग्राफर था, पर तरन्नुम किसी पन्ने पर कभी नहीं दिखी, और आज दिखी तो बेहद दयनीय हाल में सफ़र में। मैंने साहस बटोर कर पूछा, कहाँ जा रही हो? वह पिछले 15 मिनट से रो रही थी, हिचकियाँ बंध गई थी। लखनऊ, अली के अब्बा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, फ़ोन आया था। कौन? सलमान भाई? मेरा प्रश्न शायद उसे गहरे तक चुभा था। लंबी सांस छोड़कर उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। नहीं, वह मर गया। क्या? मेरी चीख निकल गई। पीछे से मनोरमा मैडम ने गर्दन उचकाकर पूछा, क्या हुआ जी? मैंने संभाला, कुछ खास नहीं मैम, मेरी पुरानी परिचित है। हम कुछ देर मौन रहे। वह जी भर कर रो कर जब संयत हुई तो मैंने उससे जबरन मुस्कुराकर पूछा, और तुम बताओ कहाँ से हो? मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आजमगढ़ में, यहीं शादी हुई। नेहा, देखो ना कुदरत का कमाल, कसम से तुम सबसे मिलना चाहती थी और आज तुम मिल भी गई। उसकी गोल बड़ी आंखों का काजल रोने से फैल गया था। मेरी नज़र एक टक उसके चेहरे पर टिकी थी। दर्द की कई पतली लकीरें उभरी हुई थीं। चेहरे का गोरा रंग उसके जैसे आवे में झुलस गया हो, जगह जगह से स्याह निशानों से भर गया था। उसकी हथेलियाँ थामते हुए मैंने पूछा, यहाँ कैसे? 2 बूंद आंसू फिर छलककर गालों पर लुढ़क गए। सलमान ने मुझे धोखा दिया नेहा। 4 साल तक मॉडलिंग के नाम पर यहाँ वहाँ भेजता और फुसलाता रहा कि एक दिन हमारा जीवन बहुत ठाठ से बीतेगा। वह बहुत कमीना था, कहते उसका चेहरा घृणा से भर गया। जानती हो नेहा, बम्बई जंगल है, एक ऐसा जंगल जहाँ यदि एक बार आप अंदर फंस गए तो खूंखार जानवर आपको घेर लेंगे। फिर या तो आप खुद भी जानवर बन जाइए, नहीं तो मार कर फेंक दिए जाएंगे। वह दांत पीस पीस कर कह रही थी। उस कमीने ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पहले खुद इस्तेमाल करता रहा, बाद में ज़बरदस्ती बड़े बड़े लोगों के घर भेजने लगा। जब मैं विरोध करती तो मारपीट करता। हद तो तब हो गई जब वह मुझे धंधे वाली औरतों संग भेजने की ज़बरदस्ती करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। जब फूफी का फ़ोन आता, मुझे धमका कर कहलवाता कि बीवी बनाकर रखे हैं अपने पास। कई बार मारने की कोशिश की। वह लगातार रो रही थी। अली ने माँ को चुप रहने को कहा तो थोड़ी सयत हुई।
मेरी आवाज़ गले में घुट रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूछूं आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वह फिर से कहने लगी, खुदा मुझ जैसी जलील लड़की के साथ नहीं देता। पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगाकर घर से निकली थी। सच कहती हूँ नेहा, तुम जाकर पूरे शहर से बताना कि मेरी क्या हालत की उस कमीने ने, ताकि कोई दूसरी लड़की भूल कर भी मेरे जैसी गलती ना करे। उसकी बातें अगल बगल की भी शिक्षिकाएं सुन रही थीं। सब मौन साधे उसे देख रही थी। वह अपने आपे से बाहर थी। पूरे 5 साल वह दरिंदा मुझे नोचता रहा और मेरी असमत लूट कर खुद के ऐसो आराम के सामान जुटाता रहा। बम्बई में घर, स्टूडियो, गाड़ी सब बना लिया और एक दिन एक टीवी सीरियल की हीरोइन से शादी कर मुझे घर से निकाल दिया। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई थी। अब मरने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। घर वापसी के सारे रास्ते मैं खुद बन कर आई थी। ट्रेन से कट मरने जा रही थी कि अली के अब्बू ने बचा लिया। वह हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन थे। इमरान नाम है उनका। कहने लगे, आपको पहली ही निगाह से चाहता हूँ। आप जिस हाल में हैं मुझे कबूल है। मुझे कुछ दिन बिरार में अपनी खाला के घर रखा और एक दिन मुझे साथ ले फैज़ाबाद चले आए। यही इनका घर है। लंबी सांस छोड़कर कहा, शायद किसी जन्म की नेकी बची थी जो अली के अब्बू मिले, वरना ये गुनाह सिर पर लिए अकेले ही मर जाती मैं नेहा। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक अचानक नाचने लगी। मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। तुम तो लेखिका बन गई हो ना, बहुत अच्छा लिखती हो। मैं अपनी दोनों बेटियों को तुम्हारा लिखा पढ़ाती हूँ जब अखबार में छपता है। बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर कहा, इसके अब्बू को भी दिखाया जब तुमने हमारे स्कूल की यादों पर लिखा। उसकी आंखें स्नेह से छलक उठी। तुमने लिखा था ना, गुलाबी रंगत वाली लड़की तरन्नुम, मैं तुम्हें अखबार में आए दिन तलाशती हूँ। पढ़कर मेरे बच्चे बहुत खुश हुए थे। मैंने बात आगे बढ़ाई, तुम साथ क्यों नहीं रहती इसके अब्बू के? रहती थी, लखनऊ ही में ही साथ उनके। पिछले साल ससुर का इंतकाल हो गया और पुश्तैनी घर बट गया। सास पुरखों का घर छोड़ती नहीं, बड़ी ज़िद्दी है। इसके अब्बू लखनऊ में टेम्पो चलाते हैं, वहाँ अच्छी आमदनी है। अचानक फ़ोन किया कि कई रोज से बुखार नहीं छोड़ रहा। सुनते मैं घर से निकल गई। उन्हें यहीं लाऊंगी। मुझसे ये दौड़ भाग अब नहीं हो पाती यार। ज़िंदगी ने बड़े इम्तिहान लिए हैं, अब नहीं दे सकती। सोच लिया है कि अब चाहे घर में चूल्हा जले न जले, इन्हें लेकर ही आऊँगी। बस लखनऊ में प्रवेश कर चुकी थी। कंडक्टर पॉलीटेक्निक चिल्ला रहा था। बादलों ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी में देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। बस चारबाग स्टेशन पर जाकर खड़ी हो गई। सब अपना पीठ सीधे करते, जम्हाई लेते, सामान समेटकर उतरने लगे। वह मेरे साथ नीचे उतरी। मनोरमा मैडम आगे बढ़कर ऑटो तय कर रही थी। मैं विदा के लिए उसकी तरफ देख रही थी और वह मुझे। हम दोनों की बहुत सी बातें अभी अधूरी थी। उसने नकाब की जेब से एक पुराना मोबाइल फ़ोन निकाला जिसे बाल बांधने वाले रबड़ से कसा गया था, वरना वह छटक कर चारों तरफ बिखर जाता। नेहा, अपना नंबर दो, तुम्हें फुर्सत में फ़ोन करूँगी। मैंने नंबर बोला और वह झट टाइप कर सेव कर रही थी। अली के हाथ पर 50 की नोट रख मैंने हंसकर कहा, रख लो, तुम्हारी खाला हूँ। वह शर्मा रहा था। माँ के कहने पर रख लिया। अचानक उसके पीछे एक रौबदार लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। अली को गोद में उठाकर चूमने लगा। तरन्नुम नाराज़ हो रही थी कि बुखार में क्यों आए। वह चलने का इशारा कर रहा था। अली ने कान में शायद कुछ पिता से कहा, शायद माँ की लेखिका दोस्त। उसने गर्दन झुकाया आदाब करते हुए। तरन्नुम ने कहा, मेरी कहानी ज़रूर लिखना, क्योंकि सबको इमरान नहीं मिलता। मैं नम आंखों से उन्हें जाते देख रही थी। मन ही मन बुदबुदाई, सच कहा, सबको इमरान नहीं मिलता।